Okay, hello everyone. I hope you guys are fit and fine. So welcome to another CUSET video. ठीक है, इससे पहले मैं आपको 2021, 2020, 2019 के पेपर ऑलरेडी करा चुका हूँ पार्ट ए के। अब हम पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं CUSET 2018 सेक्शन ए एंड ये जो है 2018 का पेपर पार्ट ए हम करने वाले हैं। यहाँ से पार्ट ए का मतलब है बेसिकली आप समझ सकते हैं जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड एक्सेट्रा। जो भी पार्ट ए में 25% क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है सर, ये कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं इसको दे सकते हैं, मतलब इसको इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं? तो बेसिकली कोई भी एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आप देख सकते हैं। बेसिकली चाहे एमबीए हो, चाहे एमसीए हो, चाहे एमटेक हो, चाहे एमएससी हो, एमकॉम हो, एमए हो, सब में ही पार्ट ए कॉमन आता है। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट लेके भी समझाया था ब्रोशर से कि बिल्कुल सभी जगह आइडेंटिकल आता है ये। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। एक बार मैं देख लूं रिकॉर्डिंग वगैरह सही चल रही है। ओके, वी आर फिट एंड फाइन। So now let us begin. This is your educator Shanu Arora and I have done my masters from IIT Bombay. I have cracked many exams. Last video में मैंने बताया था, फिलहाल वो स्लाइड मैंने यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ और काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी स्टूडेंट की, सर और पेपर कराइए। 3 पेपर मैं करवा चुका हूँ, जाके आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, सो लेट अस बिगिन विद दिस पेपर नाउ। तो ये जो 18 का पेपर था ना, ये बड़ा पर्टिकुलरली इसमें 50 क्वेश्चन आए थे पार्ट ए। ठीक है, मतलब इसमें 50-50 था। ठीक है, 2018 के पेपर में ये जो मेरे को पेपर मिला है तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, बट जो क्वांटिटेटिव और इंग्लिश के हैं वो 25 ही हैं। उसके बाद एडिशनल जो है रिसर्च के ऊपर है, तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद पार्ट ए। ठीक है, बताना चाहूंगा आपको, अगर कोई भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए। लास्ट वीडियो में भी बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने अपनी टीम लगाई है ढूंढने के लिए कि यार क्वेश्चन पेपर वगैरह ढूंढो स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप जल्दी ही 1-2 दिन में सभी पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर वैसे तो फिजिक्स के मैंने अपलोड कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, जल्दी ही केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के मिल गए, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और बाकी जो भी आप एमटेक, एमबीए वगैरह के भी चाहते हैं तो आई विल ट्राई, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं यहाँ पर, ठीक है, जरूर आपके लिए ढूंढ के लेके आऊँ। ठीक है, ऑलवेज अप्रिशिएट द वर्क। जो भी है आपके लिए मैं इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, तो ऑलवेज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आपको CUSET से रिलेटेड, करियर गाइडेंस से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है। तो करियर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। चलिए जी, नाउ लेट अस क्विकली बिगिन विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप क्वेश्चन पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक फ्लो में करूंगा, आप क्वेश्चन पॉज करके भी कर सकते हैं। लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर डैश व्यूज ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉइज। बेसिकली डैश व्यूज मतलब बहुत सारे व्यूज है, व्यू का नहीं है, व्यूज। देयर आर डैश व्यूज, तो बेसिकली इसका आंसर है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग रास्ते। ठीक है ना, अगर जिन बच्चों ने फिजिक्स या मैथ पढ़ी है तो वो बेखूबी जानते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट से अलग अलग भागना। तो व्यूज का देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब पता ही है कि मतलब सिर्फ अकेला व्यू, एक व्यू, इंडिपेंडेंट व्यू होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट व्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन डाइवर्जेंट व्यूज यहाँ पर ज्यादा सूट बैठ रहा है इस लाइन के साथ। एडवर्ड्स का क्या मतलब होता है सर? डिफिकल्ट। ठीक है ना, एडवर्ड्स का मतलब होता है डिफिकल्ट। चलिए, तो वो फिट नहीं बैठ रहा है, ओनली डाइवर्जेंट जो है यहाँ पर फिट बैठ रहा है। हिंदी में विभिन्न कहेंगे, डाइवर्जेंट का मतलब विभिन्न। सही है। सेकंड क्वेश्चन सर, राज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर डैश टू द क्वेश्चन आस्क्ड। एल्यूसिव का क्या मतलब होता है? एल्यूसिव का मतलब होता है बेसिकली सजेशन देना। ठीक है, रिवीलिंग का मतलब कुछ छुपा हुआ है उसको रिवील करना। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है सर? इट इज क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्ट। पर्टिनेंट का मतलब होता है कि समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्ट। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, राज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर वर पर्टिनेंट, या फिर आप कह सकते हैं क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, टू द क्वेश्चंस। ठीक है, रेफरेंशियल का मतलब भी सजेशन ही होता है, तो ए और डी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट पर्टिनेंट यहां पर सही बैठेगा बिकॉज उसका मतलब होता है आपका मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ अप्लाई कर। क्वेश्चन 3, reconstructing the skeletons of extinct species like dinosaur is dash process that requires much patience and effort by philanthropists। ठीक है, बेसिकली नासेंट का मतलब रहता है सर बिगिन टू डेवलप, कोई चीज डेवलप हो रही है तो उसे नासेंट कहते हैं। एब्रेंट क्या होता है सर? एब्रेंट का मतलब होता है
बेसिकली डाइवर्जिंग फ्रॉम नॉर्मल टाइप, बायो में हम इसको कहते हैं कि डाइवर्जिंग फ्रॉम अ नॉर्मल टाइप। वर्थलेस, देखो यार डायनासोर का अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो वर्थलेस तो नहीं होना चाहिए ना, इसका आंसर होगा एन एक्सैक्टिंग। एक्सैक्टिंग का मतलब क्या होता है सर, इट इज बेसिकली यू कैन से इट इज एन अ वर्क दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एंड इट बिल्ड्स स्लोली, ठीक है, इसका मतलब होता है ये यहाँ पर जो है सेट बैठे। Reconstructing the skeleton of extinct species like dinosaur is an exacting process that requires much patience and effort। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे जो है सीयूसेट की तैयारी कर रहे हैं और उनका मेरे पास एक डाउट आता है कि सर कैसे तैयारी करें। सर 25% जो मार्क्स आते हैं हमारे पार्ट ए के, क्या इन पर कैसे हम तैयारी करें, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है चैनल पे यार, वो भी जाके आप चेकआउट कर देना, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा। ऑल्सो बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड उस वीडियो का अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहूँ तो वो ये है कि आपकी तैयारी या ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, जो भी मैंने पेपर कराए हैं 21, 20, 19, 18, ठीक है ना, बेसिकली अगर ये सारे पेपर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी एक तरह से अच्छी हो जाएगी 25% मार्क्स, ठीक है ना। 75% तो डोमेन के ही आने हैं, लेकिन 25% मार्क्स जो है आपके यहाँ से आने हैं, तो इसकी तैयारी बहुत ज्यादा करने से भी कुछ नहीं होगा। बस ये है कि आप इस पे थोड़ा सा ब्रशअप कर लें, अपने पॉइंट्स पढ़ लें, अपनी क्वालिटेटिव पढ़ लें थोड़ा सा। देखो इंग्लिश तो बंदा क्या ही रिवाइज करेगा, है भी इतना टाइम भी नहीं है कि हम इंग्लिश रिवाइज कर पाए, सही है ना। तो बेसिकली हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो पार्ट ए के, पार्ट बी पे अच्छे से ध्यान दो, जो 75% है ना उस पर अच्छे से ध्यान दो, वो सब्जेक्ट से आने वाला है उसका अच्छे से पढ़ो। 25% सिर्फ मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, वो काफी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। बाकी जीके के लिए मैं लिंक डाल दूंगा, पॉइंट्स वगैरह मैं साथ में करवा दूंगा, इंग्लिश वगैरह तो आपको जितनी आती है उतनी ही रहेगी, देखो 30 दिन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं। क्वेश्चन 4, मोस्ट ऑफ द कमेटी मेंबर्स डैश इन द फेवर ऑफ डैश ऑफ अ न्यू डैम इन द डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कमेटी मेंबर्स, तो वॉस तो नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, वर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कमेटी मेंबर्स वर इन द फेवर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग of a new dam in that district, ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, I read an advertisement that mentioned dash। बेसिकली आपको ये अरेंज करना है, तो आप देख सकते हैं, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से सबसे अच्छा आइडिया ये आता है कि हमें समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। तो I read an advertisement that mentioned, अब इनको प्रॉपर लाइन बनानी है, तो इसका क्या बनेगा सर, पॉश एयर कंडीशन fully furnished rooms are available for gentlemen of taste, और ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा PSRQ। PSRQ इज द ऑप्शन बी। क्लियर है, ठीक है, आप बना के देखिए यही बनेगा, मैंने बना रखा है इसलिए मैं बता रहा हूं, आप पॉज करके खुद से बना के देखिए यही बनेगा, पॉश एयर कंडीशन फुली फर्निश्ड रूम्स आर अवेलेबल फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। क्वेश्चन 6, इट इज इजी टू एक्सक्यूज, चलिए बनाइए, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, करिए इस क्वेश्चन। इट इज इजी टू एक्सक्यूज द मिसचीफ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट even unavoidable faults in the boy of, ठीक है, क्या बना, इट इज इजी टू एक्सक्यूज द मिसचीफ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल फॉल्ट्स इन अ बॉय ऑफ। तो बेसिकली क्या आ गया सर, RPSQ, RPSQ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, चूज द opt word, one who is fond of fighting। ऐसा one who is fond of fighting, अगर आपने बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी या विकीपीडिया वगैरह पढ़ा होगा तो विकीपीडिया पे भी इसका बड़ा वर्ड यूज हुआ जाता है, क्योंकि विकीपीडिया पे ना बड़े अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं वो बेसिकली। सो यू कैन से बेलिकोस का मतलब जो होता है वो ये होता है कि वन हु इज वेरी डेमोन्स्ट्रेटिंग अग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट। डेमोन्स्ट्रेटिंग अग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट इज बेलिकोस। एग्रेसिव क्या होता है सर, एग्रेसिव वही शोइंग फोर्स एंड पुश, बट किसी काम के लिए। एग्रेसिव हमेशा हम लड़ाई को नहीं कहते, है ना, हम ये कहते हैं ना विराट कोहली इज प्लेइंग वेरी एग्रेसिव टुडे। एग्रेसिव का और भी मीनिंग,
फाइट सिर्फ फाइटिंग के लिए नहीं, ठीक है। और बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का मतलब भी वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग होता है, लेकिन ये कंट्री के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन वर्ल्ड वॉर वन रशिया वॉज वेरी बेलिजरेंट टुवर्ड्स द अदर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो कंट्री के लिए यूज किया जाता है, मतलब वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग कंट्री के, ठीक है। अभी भी यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, तो वी कैन से, ठीक है, रशिया इज स्टिल बेलिजरेंट टू फाइट, और यू कैन से इट्स अ बेलिजरेंट कंट्री। मिलिटेंट, सी मिलिटेंट एंड अग्रेसिव सेम रहता है। मिलिटेंट का मतलब होता है कि आप कुछ बंदूक की नोक पर करवाना, ठीक है ना। मिलिटेंट का मतलब होता है बंदूक की नोक पर कुछ कराना। तो बेसिकली डूइंग सम यू वांट सम वर्क एंड यू वांट टू पुश फॉर दैट, तो वो किसी काम से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। वो फाइट काम से कर रहे हैं। लेकिन बेलिकोस कौन होता है, वो यार उसको लड़ने में ही मजा आता है, ठीक है। तो बेलिकोस का मतलब ये, मिलिटेंट वो होते हैं जो लड़ाई के माध्यम से कोई काम कराना चाहते हैं। और एग्रेसिव तो मैंने बता दिया, विराट कोहली इज प्लेइंग एग्रेसिव, तो वो तो जनरल वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। क्वेश्चन 8, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ऑफ, बेसिकली यहाँ पर चारों ऑप्शन भाई भाई लग रहे हैं भाई, बड़ा मुश्किल है ये एकदम से पहचानना। एफिडेविट की स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये वाली स्पेलिंग हमारी होती है, ठीक है, एफिडेविट की, ठीक है भाई। आगे बढ़े। सर व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड डेलीजेंट, ठीक है सर। डेलीजेंट का मतलब क्या होता है? डेलीजेंट का मतलब ये होता है वर्ड हार्ड वर्किंग, काफी मेहनती एंड सिंसियर, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग इज द करेक्ट आंसर। सर व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कमीशन? एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड। एंड देखो सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची और एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है ना। तो उसका उल्टा बताना है मुझे। कमीशनड का मतलब होता है, देखो कमीशनड का क्या मतलब होता है भाई कि राम वॉज कमीशनड इन द आर्मी एट द जनरल पोस्ट, और यू कैन से एट द लेफ्टिनेंट पोस्ट। तो कमीशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग, तो हटाने को क्या कहेंगे? टर्मिनेटेड, ठीक है। बेसिकली ये यूज होता है, ठीक है यार। अब क्वेश्चन 11, सर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, क्या आएगा? ओके सो यहां पर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ जाना है, हिमालय से हमें जो है तमिलनाडु तक जाना है, और बताना है कि ईस्टवर्ड फ्लोइंग, ईस्टवर्ड फ्लोइंग का मतलब क्या होता है सर? अगर मैं इंडिया का मैप यहाँ पर बनाए, अगर हम नॉर्थ साउथ और बेसिकली ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो हमें जो नदियां बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं उनकी हमें बताना है, ठीक है ना। इधर अरेबियन सी होता है, अरेबियन सी की नहीं बल्कि हमें ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बताना है, ठीक है जी। तो अगर मैं बताऊं ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, तो पूरा, अगर ये तो पूरा सीक्वेंस नहीं दे रखा है, लेकिन अगर मैं आपको पूरा सीक्वेंस लिखवाऊं तो कुछ इस तरह से होता है। पहले होती है, सबसे पहले नॉर्थ से आती है सुब्न रेखा, ठीक है। उसके बाद आती है महानदी, उसके बाद आती है गोदावरी, उसके बाद आती है कृष्णा, उसके बाद आती है पेन्नार, ठीक है। उसके बाद आती है कावेरी, उसके बाद आती है, यहां पर ऑप्शन में नहीं है, वगई, ठीक है। ये 7 नदियां हैं जो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं इंडिया में, ठीक है। ये सातों की सातों नदियां हैं जो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं नॉर्थ टू साउथ, और ये इनका सीक्वेंस होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं हमें केवल 5 ही ऑप्शन दिए हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार और कावेरी। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है हमारे लिए। बाकी पूरा सीक्वेंस मैंने यहां लिखवा दिया, ठीक है जी। क्वेश्चन है सर, हाउ मेनी मीटर स्टोन्स एग्जिस्ट बिटवीन सक्सेसिव किलोमीटर स्टोन्स अलोंग द रोड इन इंडिया? यानी कि 2 सक्सेसिव किलोमीटर के बीच में, ठीक है, हाउ मेनी मीटर स्टोन्स कितने होते हैं? हाउ मेनी मीटर स्टोन्स एग्जिस्ट, मीटर स्टोन्स आपने देखा होंगे, छोटे छोटे मीटर स्टोन्स होते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो है हर एक बेसिकली 250 मीटर के बाद होता है। तो आप कह सकते हैं 4 मीटर स्टोन्स जो है मतलब एग्जिस्ट करते बीच में,
सर विच इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, क्या सर ऐसा होता है कि मतलब इसको कहा जाता है वैसे तो, क्या सर ऐसा है कि सर जापान इज रियली द लैंड ऑफ राइजिंग सन? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? बेसिकली ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वहीं से सन उगता है या वहां सबसे पहले सन उगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अर्थ जो है गोल है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ टाइमिंग के हिसाब से हम जापान को टाइमिंग उस हिसाब से कह सकते हैं कि हाँ होता है। लेकिन वैसे इसका जो ओरिजिनल नॉमेनक्लेचर है वो इस वजह से है कि जब मतलब ये हिस्ट्री की बात है, जब सेलर्स जो हैं जापान की खोज कर रहे थे, तो जब वो ताइवान पहुंचे, ठीक है, या चाइना, साउथ चाइना पहुंचे, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि जापान किस तरफ है। तो वहां के लोगों ने बताया कि वो जापान जो है जहां से सूरज उगता है उस तरफ, ठीक है। तो तब से जापान का नाम जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन है, और इसको उनके लैंग्वेज में निहोंग कहा जाता है। निहोंग का मतलब ही राइजिंग सन होता है, ठीक है। तो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आप। कालाहारी डेजर्ट कहां पर है? बेसिकली कालाहारी डेजर्ट इज इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। द रशिया एंड यूएसए आर सेपरेटेड बाय, ठीक है। आपने अगर मैप देखा होगा, वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि सर यूएसए और रशिया बड़ी दूर दूर है, जो हम वर्ल्ड मैप ऐसे वाला देखते हैं, लेकिन अगर आप कभी ग्लोब देखोगे तो बहुत पास है। रशिया और यूएसए बहुत पास पास हैं, और एक समय ऐसा है कि रशिया ने अलास्का यूएसए को बेचा हुआ है, क्योंकि रशिया के पास इतनी जमीन थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो अलास्का यूएसए को बेचा गया था। तो आप देख सकते हैं अलास्का और रशिया की बाउंड्री जो है बिल्कुल मिलती है, और उसके बीच में जो है ये बियरिंग स्ट्रेट जो है एक कनाल आता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि रशिया कुछ इस तरह से है, अलास्का कुछ इस तरह से है, और बीच में ये कनाल जो है यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, पनामा का कनाल कहाँ पे है सर? पनामा कनाल जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। बेसिकली अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जोड़ने वाला पनामा कैनाल है। तो ये यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ये जोड़ता है, ठीक है। स्विस कनाल अभी बड़ा फेमस था, स्विस कनाल बीच में आया था जिसमें शिप फंस गई थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है ना। एवरग्रीन करके एक शिप था, वो जो एवर गिवन करके, सॉरी, वो जो शिप था वो फंस गया था स्विस कनाल में। तो ये कहाँ पे है सर? ये इजिप्ट में, ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में है, और ये इजिप्ट में है। सर कियाल कनाल कहाँ है? ये जर्मनी में है। बेसिकली कियाल कनाल जो है जर्मनी में है, ठीक है। तो ये द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्टेड फॉर, the first world war lasted was, it started on 28 July 1914, ठीक है, with completing on 11th of November 1918 with the treaty, ठीक है। तो 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। द फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? इट वॉज हेल्ड इन इंडिया इन न्यू दिल्ली। कब हुए थे? 1951 में हुए थे सर पहली बार एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में, 1951 में। चलिए सर, अब आ गए पॉइंट्स के सर, ये बड़ी सारी जीके आ गई, बड़ी सारी इंग्लिश आ गई सर इस पेपर में, तो है ना। स्टार्टिंग के हमारे जो है 10-15 मिनट इसी में निकल गए, लेकिन अब जो है मुद्दे के क्वेश्चन है जिसकी हम एक्चुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की जो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन है वो तो बस आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते, वो तो ये है कि बस आप रिवाइज कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और समझ सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बट ये वाले क्वांट्स वाले क्वेश्चन है, इनमें आप एक्चुअल में कर सकते हो। A boat can travel with the speed of 13 km per hour in still water. If the speed of the stream is 4 km per hour, find the time taken by the boat to travel downstream 85 km. पानी ऐसा चल रहा है सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यहां पर एक बोट है हमारी, ये किस स्पीड से मूव कर रही है? ये 13 किलोमीटर पर स्पीड से मूव कर रही है। अब यार पानी भी एक तरफ मूव कर रहा है और बोट भी इस तरफ मूव कर रही है, और हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम जाने में 85 किलोमीटर। सर डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के बहाव के साथ, अपस्ट्रीम मतलब होता है पानी के बहाव के अपोजिट, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब है पानी के बहाव के साथ। तो यानी कि हमारे पास अगर 85 किलोमीटर जाना है तो इसकी आप देखिए पावर दुगनी हो जाएगी ना। एक तो वो 13 किलोमीटर खुद की स्पीड से चल रहा है और पानी भी 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो इसकी स्पीड तो दुगनी हो गई, समझ लीजिए, मतलब डबल पावर हो गई। तो जो इसकी स्पीड हो गई हमारी हो जाएगी 13 + 4 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, समझ लीजिए रिलेटिव स्पीड से वो वहां जा रहा होगा,
डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है सर? 85 किलोमीटर। टाइम कितना हो जाएगा सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस है 85 किलोमीटर, टाइम 17, तो ये आ जाएगा 5 आवर्स में, 5 घंटे में ये 85 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन 5 आवर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है मुझे जरूर पूछ के बताएं। ठीक है, कमेंट्स में बताएं। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो वर्क को तभी भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ग्रुप्स पे कि हाँ एक सर हैं जो सीयूसेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है ना, मैं यूट्यूब क्लासेस ले रहा हूँ, फ्री क्लासेस इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। नहीं तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, क्यों मैं फ्री में पढ़ाऊंगा जब मुझे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो कुछ समझिए एफर्ट्स को एंड ऑलवेज अप्रिशिएट द वर्क। चलिए, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, क्वेश्चन नंबर 19 है, excluding stoppages the speed of a bus is 54 km per hour, including stoppages it is 45 km per hour। for now how many minutes does the bus stop per hour? एक घंटे में कितनी बार रुकेगी बस, ये बताना है मुझे, कितने मिनट के लिए रुकेगी। ठीक है सर, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे एवरीवन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वैसे वो 54 किलोमीटर पर आवर बस एक घंटे में ट्रेवल कर लेगी, ये स्पीड है उसकी। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी कि 54 किलोमीटर वो एक घंटे में ट्रेवल कर सकती है बिना रुके। लेकिन ब्रेक लगा लगा की वजह से वो केवल 45 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पा रही है एक घंटे में। ठीक है, तो उसका एक्चुअल टाइम कितना लगेगा उसको इस स्पीड से ट्रेवल करने में? बेसिकली कितने मिनट बस चली अगर मुझे निकालना हो तो यार, अगर आप यहां से देखो कि सर 54 किलोमीटर वो चल रही है एक घंटे में, 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 1/54 आवर। 45 किलोमीटर चलने में नॉन स्टॉप अगर चले तो कितना टाइम में पहुंच जाएगी वो? इतने टाइम। ठीक है ना, ये यूनिटरी मेथड कहते हैं इसे, 54 दिस बेसिकली यूनिटरी मेथड इसे कहते हैं, जाके गूगल कर लेना एक बार। तो 45 किलोमीटर में इतना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम हो गया ये? काट दो यार, 9 से 5, 9 से 6, 5/6 आवर। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, इसको आप 60 मिनट लिख दो। तो केवल 50 मिनट अगर ये नॉन स्टॉप चलती तो ये 45 किलोमीटर 50 मिनट में ही ट्रेवल करती। तो इसका मतलब है कितना रुक रुक के चली होगी वो एक घंटे में। ठीक है ना, तो यानी कि एक घंटे में इन 1 आवर वो 10 मिनट जो है उसने स्टॉपेज पे लगाए होंगे। बात समझ में आ गई? देखो एक ओवरव्यू दे रहा हूं इस क्वेश्चन का। यार बिना रुके वो 54 किलोमीटर चल सकती है, 54 किलोमीटर चल सकती है 1 आवर के। अगर रुक रुक के 45 चलती है। अब मैं अगर कहूं कि यार 45 अगर वो बिना रुके चल जाए तो कितनी देर में चलेगी? 50 मिनट में बिना रुके फिर 45 किलोमीटर चल जाएगी। तो यानी कि 10 मिनट जो लग रहे हैं उसको एक्स्ट्रा, 10 मिनट जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं? ब्रेक में लग रहे हैं, उसको ब्रेक स्टॉपेज में 10 मिनट लग रहे हैं उसको। ठीक है, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से करेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट्स में बताएंगे मुझे। ठीक है, एवरीवन विल टेल मी दिस आंसर इन कमेंट्स की विच इज नॉट अ प्राइम, कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन सा नहीं है। ठीक है, कमेंट में करके बताएंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं सर? जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय देमसेल्फ और 1। ठीक है ना, तो वो कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है 20 क्वेश्चन का। ठीक है, लेट अस सी कितने बच्चों का सही आंसर आएगा एंड एवरीबॉडी जो भी क्लास को अटेंड करेंगे सब आंसर देंगे क्वेश्चन 20 का। ठीक है, क्वेश्चन 21, सर रॉबर्ट इज ट्रेवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच द पॉइंट ए एट 2 AM। यार अगर रॉबर्ट अपने घर से चले और अगर वो एक ए पॉइंट पर पहुंचना है वो 2 बजे पहुंच जाएगा, अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। अगर वो 12 बजे ही पहुंच जाएगा अगर वो 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगा।
तो उसे किस स्पीड से चलना है ताकि वो 1 PM पर पहुंचे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन लगा मुझे ये। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेसिकली उसको अगर वो 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है तो वो 2 PM पर पहुंचेगा। अगर वो 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलेगा तो वो 12 नून को पहुंचेगा। ठीक है, तो यानी कि हमें स्पीड बताओ कि कितनी किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो चले कि वो 1 PM पर पहुंच जाए। अच्छा, अगर सर मुझे तुक्का मारना हो इस क्वेश्चन में तो क्या तुक्का मारूं? देखो यार, बेसिकली आप देखें कि सर 10 किलोमीटर से चल रहा है तो 2 बजे पहुंच रहा है, 15 किलोमीटर से चल रहा है तो 12 बजे पहुंच रहा है, तो करीब करीब इनके बीच का आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, करीब आप इसका आधा लगा लीजिए, मान लीजिए 12:30 की स्पीड से अगर चलेगा तो वो 1 PM पर पहुंच जाए। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है ना? इसका ऑप्शन होने का चांसेस ही नहीं कि स्पीड कम हो। अगर स्पीड कम होगी तो और ज्यादा टाइम लगेगा, फिर तो वो 3 बजे पहुंचता। सर 11 भी हो सकता है, लेकिन ये करीब 10 के ज्यादा पास, लेकिन ये हो सकता है। ये 15 के ज्यादा पास है, तो ये जो है पॉसिबल आंसर मुझे ये लगता है कि यार ये आंसर आना चाहिए तुक्के से भी अगर मैं कहूं। ठीक है, ये 10 के ज्यादा पास है, ये 15 के ज्यादा पास है, ये जो है बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में 12:30 के पास है, लेकिन हम इसको मेथड से करेंगे। चलिए, तुक्के से मैंने आपको बता दिया कि अगर तुक्का मारना हो तो क्या मार सकते हो आप। फिलहाल इसको हम कैलकुलेशन से करते हैं कि ये आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है सर, मान लीजिए कोई मतलब मैं किसी, अब ये हमें ये नहीं पता ना, यहाँ पर इसमें हमें ये नहीं पता कि मान लीजिए ये इसका होम है, होम से जो पॉइंट ए का हमें एक तो डिस्टेंस नहीं पता, और एक हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर टाइम कितना हो रहा था जब वो घर पे था, यानी कि T0 टाइम हमें पता ही नहीं है कि वो कितने टाइम पर था। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है, अगर मैं ये लिखूं, आपको पता है कि सर टाइम क्या होता है, एक्चुअली में टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आप लिख दीजिए सर 2 PM जो टाइम होगा वो T0 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, यानी कि इसको यहां से यहां ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो ये है कि यार घर से ए पॉइंट में पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर T0 टाइम हो रहा था, फॉर एग्जांपल ले लीजिए 11 बज रहे थे यहां पर, तो यहां पर अब 2 बज रहे, तो ये T0 ले लिया मैंने। सिमिलरली 12 नून को मैं क्या कह सकता हूं, ये 2 PM नहीं, इसको मैं 2 लिखूंगा ना, मतलब न्यूमेरिक टर्म्स में 2 लिखूंगा। सर 12 नून को क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा 0, 12 बजने को 0 लिख लो, चाहे इसको 14 लिख लो चाहे 12 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो आप इसको बेसिकली 14 और 12 करके भी कर सकते हैं कि 2 बजे को हम 14 भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको वैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कि यहाँ 2 बज रहे हैं, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, T0 प्लस डिस्टेंस D अपॉन की स्पीड से 15 किलोमीटर की स्पीड से। तो क्या यहाँ से T0 निकाल लूंगा मैं? यस सर, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, यहाँ से T0 आ गया मेरा -D/15। इसको आप कर दीजिए पुट इन 1। अगर मैं 1 में पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा सर, 2 इक्वल्स टू दिस इज -D/15 प्लस D/10। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, ठीक है ना। एज यू कैन सी, ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, ये सेट ऑफ इक्वेशंस है 2 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशंस। कंसिस्टेंट है सर, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। डी आ गया हमारा 60 किलोमीटर। सिमिलरली T0 निकाल सकते हैं सर, डी की वैल्यू हमें पता लग गई है, T0 क्या आ जाएगा, -60/15 -4 आ गया बेसिकली। -4 का मतलब क्या है, -4 का मतलब क्या है, अगर फिजिकली हम समझना चाहें सर, ये माइनस टाइम का -4 मतलब कुछ नहीं है। देखो, मैं 2 PM को 2 कह रहा हूं, ठीक है, बेसिकली मैं 2 PM को 2 कह रहा हूं, 12 नून को 0 कह रहा हूं, तो -4 क्या होगा मेरा, -4 यानी कि सुबह के 8 बज रहे हैं।
तो यानी कि घर से वो 8 AM पर चला होगा, समझ रहे हो। -4 का मतलब, अगर 0 का मतलब 12 नून है तो -4 का मतलब क्या हुआ, 8 AM हुआ, है ना। 4 घंटे बाद 9 AM, 12, 10 AM, 11 AM एंड 12 ऐसे। तो यानी कि हमने निकाल लिया कि वो घर से 8 बजे निकला है घर से अपने, और 60 किलोमीटर से जाना है। अब बता दो यार कितना टाइम यहाँ पर लगेगा। अगर 1 PM पहुंचना है तो उसे क्या स्पीड होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। तो 1 PM होने में कितने 5 घंटे लगने हैं बेसिकली, इक्वेशन में आप डाल सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो उसको टोटल 1 PM पहुंचना है, घर से 8 AM पर निकला है, तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 आवर्स। तो क्या होता है सर, स्पीड क्या होती है सर, बेसिकली स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिस्टेंस है सॉरी 60 किलोमीटर्स, ठीक है, और टाइम लग रहा है 5 घंटे। कितना आ गया स्पीड, 12 किलोमीटर पर, जो कि हमने तुक्का मारा था वो बिल्कुल तुक्का सही आ रहा है सर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको सबको, मुद्दे की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, चलिए। सही है, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर आपका ये वाला क्वेश्चन का मेथड अच्छा लगा। ये वाला देखेंगे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। बेसिकली ये एनालिटिक दिमाग का लगाना है आपको कि सर ये कैसे ये सिस्टम बैठ रहा है, ठीक है। मैं इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बताना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, ये बताना है, ठीक है जी। तो ठीक है, सो बताएंगे यार क्या हो सकता है इसमें पॉसिबल। ऐसा है ना सर, देखिए हमें पैटर्न बनाना होता है। अब इसमें ना मोर देन 1 पैटर्न भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पैटर्न बनेगा, मोर देन 1 पैटर्न भी बन सकता है। लेकिन आपको कोई भी एक पैटर्न ढूंढ लो और आंसर आ जाएगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, इसमें जो है आपको चीजें करके देखनी पड़ती है, हिट एंड ट्रायल चलता है, और मोर देन 1 मेथड कैन बी करेक्ट। तो यहाँ पर जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि दिस प्लस माइनस दिस, यानी कि अप माइनस डाउन इज द आंसर। देखेंगे सही है, 9 + 4 13 ये आ रहा है, नीचे वाले का सम कितना आ रहा है, इनका 4 आ रहा है, इसका सम 13 आ रहा है, तो 13 - 4 इज 9। सिमिलरली इनका प्लस कर दो, कितना आ रहा है सर 6 11, इनका प्लस कर दो 6 आ रहा है, 11 - 6 5, यहां से यहां प्लस कर दो, यानी कि ये कहानी दोनों पर सेट बैठ गई तो तीसरे पर भी बैठेगी। 6 9 15 2 17 आ रहा है इनका टोटल, इनका आ रहा है 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 17 - 7 10 इज द आंसर। क्या 10 ऑप्शन भी है, बिल्कुल है सर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सर, विच नंबर रिप्लेसेस द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, इसको देखेंगे 6 9 15 27, तो ये क्या है 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9, 9 + 6 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है ना, और 15 + 12 इज इक्वल्स टू 27। बेसिकली यहाँ पर 3 ऐड हुआ, यहाँ पर 6 ऐड डबल हो गया, यहाँ पर 12 ऐड हुआ, अब यहाँ पर कितना ऐड होगा 24, 12 का भी डबल, तो 27 + 24 इज 51। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बात समझ में आ रही है, विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ से यहाँ 3 प्लस था, यहाँ से 6, यहाँ से 12 और यहाँ से 24 24, ठीक है सर। फाइंड द मिसिंग लेटर्स, ये बताना है, ठीक है। जब भी आपको ABCD के टर्म्स में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा बेनिफिशियल है पहले ABCD लिख ले, मत्था मारने से पहले इस क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द मिसिंग लेटर्स, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए मत्था मारने से पहले सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई ABCD लिख लीजिए, ठीक है। अगर हम ABCD यहां पर लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNO PQRST
V W X Y Z। तो आप देख सकते हैं मैं 5-5 के ग्रुप में बनाकर लिखता हूं, हमेशा मेरे लिए ये बेनिफिट रहता है। ईवी का क्या सिस्टम हुआ सर, ये यहां से 5वां हो गया, ये स्टार्टिंग से 5th, ये लास्ट से 5th। जे और क्यू, जे स्टार्टिंग से 10 और क्यू लास्ट से 10। ओ एल, ओ स्टार्टिंग से 15 और क्यू पीछे से 15। या आप कह दीजिए 5-5 बढ़ा रहे हैं, यहां से 5 बढ़ाया, यहां से 5 बढ़ाया, यहां से 5 कम किया, यहां से 5 कम। अब क्या आ जाएगा, ठीक है ना, बेसिकली इसका नेक्स्ट क्या आएगा टी, और इसका नेक्स्ट क्या आएगा जी। तो आंसर क्या आ जाएगा, टी जी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमेशा जब भी ऐसे मिसिंग लेटर और ये सब वाले क्वेश्चन हो एबीसीडी वाले, हमेशा एबीसीडी बनाकर लिखो तसल्ली से, 1 मिनट लगता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। तो आप बस सेम एबीसीडी को यूज करके रफ पेपर में बार बार सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। सर कारपेंटर के लिए सॉ और नेल्स क्या है उसके, कारपेंटर के लिए सॉ और नेल्स क्या है, टूल्स है। सॉ आरी, नेल्स की, दोनों ही क्या है, टूल्स है। तो पेडिस्ट्रिशियन, पेडिस्ट्रिशियन क्या होता है सर, बच्चों का डॉक्टर होता है। तो उसके लिए क्या हुआ, स्टेथोस्कोप क्या हो गया, स्टेथोस्कोप भी एक टूल हो गया और थर्मोमीटर भी एक टूल हो गया। ठीक है, बेबी तो मरीज हो गया, उसका डॉक्टर, डॉक्टर तो खुद हो गया, इलनेस भी एक बीमारी हो गई। तो ये इन तीनों में से नहीं है, दोनों ही टूल्स हैं। तो स्टेथोस्कोप और थर्मोमीटर दोनों ही डॉक्टर के, यानी कि पेडिस्ट्रिशियन यानी कि जो बेबी बच्चों का डॉक्टर होता है उसके लिए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर सर आपने बताया था कि 50 क्वेश्चन है, फिलहाल हमने 25 कर लिए हैं, बाकी के 25 कौन से, वो जो है रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, मतलब बेसिक रिसर्च के ऊपर है क्वेश्चन, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ICCSR स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, इसका जो कैंपस है JNU में है। JNU की फुल फॉर्म पता है किसी को, JNU की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट में बताना। ठीक है, JNU एक कॉलेज है न्यू दिल्ली में, यूनिवर्सिटी है सॉरी, तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, और व्हाट यू नो अबाउट JNU। चलिए 27, a good researcher lays his hands on, a good researcher lays his hand on specific area and tries to understand its minute detail। छोटी सी छोटी, बाकी पढ़ सकते हैं आप ऑप्शन, मैंने पढ़ रखे हैं, तो मैं फटाफट से इनके आंसर बता देता हूँ, इनमें कुछ है नहीं, फटाफट से कर लेंगे। अब ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क के ब्लूप्रिंट को रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम, किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को रिसर्च करने को एक्शन रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। किसी हाइपोथेसिस को अगर आपको करना हो तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी, सैम्पलिंग की 4 मेथड होते हैं, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम और सिस्टमैटिक, और एक और होता है बेसिकली। ठीक है, 4 मेथड होते हैं। तो नियरेस्ट नीबर नहीं होता है, नियरेस्ट नीबर कुछ भी नहीं होता है, तो इट्स नॉट अ सैम्पलिंग टाइप। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे फटाफट से यार। रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल, इसके बारे में, एक क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, 4 तरह की सैम्पलिंग होती है ना, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिस्टमैटिक और एक क्लस्टर रैंडम। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल एंड इट इज इकोनॉमिकल, फ्री ऑफ पर्सनल बायस, रीजनेबल, चारों। ठीक है, एक्यूरेट भी होती है, फ्री ऑफ पर्सनल बायस भी होती है और इकोनॉमिकल भी होती है रैंडम सैम्पलिंग। द मेथड बाय विच अ सैंपल इज चूजन इज कॉल्ड, सैंपल के चूज करने को क्या कहा जाता है, रैंडम ही चूजन किया जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आप सभी क्वेश्चंस जो हैं इसी हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, सब ये स्टैट्स और रिसर्च बेस्ड है, तो ये आप कर सकते हैं। मतलब ये हमारे अब आने नहीं वाले हैं। तो ये 2018 का पेपर है, अगर मैं बात करूं 2022 का पेपर, तो 2022 का पेपर स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन के आसपास ही आएगा। और 21, 22 और 19 का पेपर देखोगे तो क्वांट ज्यादा पूछा गया है, उसमें इंग्लिश और जीके कम पूछा गया है, क्वांट ज्यादा पूछा गया। ठीक है जी, तो यानी कि आखिरी के जो ये 10 क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए, यानी कि वो 15 पूछे गए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं यार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ऑल्सो चेक आउट द पूरा प्लेलिस्ट। ठीक है, उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा सीयू सेट के बारे में, बाकी पेपर्स भी करो, 30 डेज प्रिपरेशन वीडियो भी है, वो भी देखो। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन।